तो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। सो ऐसे में आपका जो प्रिपरेशन अच्छे ढंग से होना जरूरी है। सो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि मैं जो है इस चैनल पे आपको लगातार जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी सारे VVI है जो कि सीधा सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लगातार जो यहाँ पे मैं जो है आप सबको जो है दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप जो पीछे के वीडियोज को नहीं देखे होंगे तो जरूर से देख लीजिएगा। और वीडियोज है ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होने वाला है। सो ये वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि सीधा सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फिलहाल ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने सारे सब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें जितने सारे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एकदम 100% आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सवाल है ऑलरेडी पूछा गया है। यहाँ पे सवाल जो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ कलर चेंज। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा सवाल क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है क्यों। ये जो आप देख रहे हैं विद्युत बल्ब, तो इसका जो तंतु है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जहाँ से लाइट निकलता है इसको बोलते हैं विद्युत बल्ब का तंतु। तो ये जो तंतु होता है ये टंगस्टन धातु का होता है। किस चीज़ का होता है? टंगस्टन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है क्यों। तो देखिए ये सवाल आ गया है कि आखिर में टंगस्टन का ही क्यों रहता है, एल्युमिनियम का क्यों नहीं रहता है, सोना का क्यों नहीं रहता है, लोहा का क्यों नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टंगस्टन का दे रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो आइए पढ़ते हैं उस रीजन को। आपको कैसे एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके, क्योंकि बहुत बच्चे जो जैसे तैसे लिख करके आ जाते हैं उसका मार्क्स कट जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो लिखा था बट नंबर नहीं दिया। लेकिन आपको लिखना क्या होता है, कैसे होता है, वो आप समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बना होता है, इसके निम्न कारण है। क्या है निम्न कारण? अब यहाँ पे हम लोग कारण लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि टंगस्टन का जो प्रतिरोध और गलनांक होता है वो उच्च होता है। प्रतिरोध आपको समझ में आता होगा कि इसको जो है करंट को पास करने के लिए जो है नहीं देता है, तो यानी कि उसका जो करंट प्रतिरोध है क्या हो गया, हाई हो गया। ये देखो प्रतिरोध का कहने का मतलब है कि अगर इससे करंट पास हो रहा है तो करंट को रोकने वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि इससे जो है करंट जल्दी पास होता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज इसका गलनांक उच्च होता है, तो कहने का मतलब है कि ये जल्दी गलता भी नहीं है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। नॉर्मली जैसे हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री से लेकर के मान करके चलिए 30 डिग्री टेम्परेचर पर, तो 25 से 30 डिग्री पर ये तो कुछ सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो प्रतिरोध है वो एकदम हाई होता है और गलनांक जो उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, तो प्रतिरोध उच्च होने का कारण इसका क्या है, मतलब प्रतिरोध अगर उच्च है तो इससे हमको क्या फायदा है, तो प्रतिरोध अगर उच्च है तो इससे फायदा यह है कि यह अधिक विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा तथा प्रकाश में परिणत करेगा। जैसे मान करके चलिए कि अगर इसका प्रतिरोध उच्च है तो इसमें हम ढेरे सारा करंट दे रहे हैं, तो करंट अगर हम ढेरे सारा दे रहे हैं तो प्रतिरोध जब उच्च है तो ये गल करके टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका गलनांक भी तो उच्च है ना। तो क्योंकि इसका गलनांक उच्च है तो उच्च होने के कारण वह क्या आसानी से गल करके टूटता नहीं है। तो ये मेन रीजन है कि इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च है। प्रतिरोध उच्च है तो अगर इसमें हम लोग ज़्यादा करंट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है ज़्यादा क्या होगा, तो ज़्यादा यहाँ पे हीट होगा, ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रकाश उत्पन्न होगा, और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है, तो इसलिए जल्दी गलेगा भी नहीं। तो इसीलिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन का, विद्युत बल्ब का जो है तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसीलिए क्योंकि इसका जो गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा और जल्दी गल करके टूटेगा नहीं। ठीक है, सो इसी चीज़ को आपको जो सिंपल वे में लिख देना है। आपको जो पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है जी, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब में हवा को निकालकर अक्रिय गैस भर दिया जाता है क्यों। देखो ये हमारा विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस होता है ना, तो वो ऑक्सीजन नहीं होता, ना ही हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है, अक्रिय गैस जो कि किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे तंतु के रूप में फिलामेंट हो गया, सॉरी ये क्या बोलते हैं, टंगस्टन हो गया, और भी बाकी इसके अंदर जितने सारे चीज़ें होती हैं तो वो किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसके अंदर जो हवा रहता है तो उसको निकाल करके इसमें अक्रिय गैस भरा जाता है क्यों। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। विद्युत बल्ब में लगा टंगस्टन का धातु ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है। अगर मान के चलिए इसके अंदर ऑक्सीजन रहता तो इसके अंदर जो टंगस्टन है, क्या है, टंगस्टन,
ठीक है जी। तो टंगस्टन जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो इसका ऑक्साइड बना देता है। कोई भी धातु रहे तो धातु जब अपना ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड बनाता है। तो टंगस्टन अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो टंगस्टन ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। जिससे होगा क्या कि जिससे वह जो है भंगुर हो जाता है तथा बल्ब की दीवारों पर सफेद काला धब्बा बन जाता है। अगर आपको पता है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है तो इसके अंदर कौन सा धातु है, टंगस्टन धातु। और अगर अंदर में मान के चलिए हवा रहने दे देंगे तो क्या होगा, ये टंगस्टन ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड नहीं बना लेगा। और ऑक्साइड बना लेगा तो क्या होगा कि बल्ब के अंदर दीवारों पर जो है सफेद काला धब्बा बन जाता है। जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर हवा को निकाल करके अक्रिय गैस भर देते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अंदर जो काला काला धब्बा पड़ जाएगा और अगर लाइट जलेगा भी तो हम लोग को जो साफ साफ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उस यानी कि ऑक्सीजन को निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अक्रिय गैस भर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का भी आंसर जो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 में देख रहे हैं आप क्या कह रहा है, हीटर क्या है। हीटर जिस पे खाना बनाते हैं, तो ये रहा हीटर। तो हीटर क्या है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 2 से 3 मार्क्स जो है मिल जाएगा इसमें, अगर आप अच्छे ढंग से लिखेंगे तो, ठीक है। देखिए हीटर जो है क्या है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है। ऊष्मीय प्रभाव कहने का मतलब क्या है कि हीट होता है इसमें, ठीक है। हीट होता है, ओनली ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हीटर जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है। देख सकते हो ये यंत्र ही तो है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिणत करता है। अगर हम इसको जो है इलेक्ट्रिक में जोड़ देते हैं, विद्युत क्या बोलते हैं बोर्ड में, तो वो क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा को परिणत करता है ऊष्मा में। इससे सिर्फ ऊष्मा निकलता है, ठीक है। लाइट नहीं निकलता, लाइट बहुत कम निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिणत करता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि हीटर जो है क्या करता है, तो आपको बताना होगा कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिणत करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चीनी मिट्टी का जो खांचदार प्लेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं खांचदार प्लेट, तो ये चीनी मिट्टी का होता है, ठीक है। किसी भी धातु का नहीं होता है, चीनी मिट्टी का होता है, ठीक है जी। खांचदार प्लेट होता है जिसमें नाइक्रोम की धातु की तार लगी होती है। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो नीचे जो है चीनी मिट्टी का जो है खांचदार प्लेट होता है। और ये जो आप वायर देख रहे हो गोल 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 गोल, तो ये जो वायर है आपका, ये किस चीज़ का वायर है, तो नाइक्रोम का वायर है, ठीक है। कौन सा धातु का, नाइक्रोम का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो धातु की जो तार है लगी होती है, इसका प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। ये जो वायर है नाइक्रोम का, तो इसका जो प्रतिरोध और गलनांक होता है काफ़ी उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है इसका, बहुत मतलब बड़ा ही अच्छा खास बात है यहाँ पे। प्रतिरोध उच्च होता है तो अच्छा बात है, क्योंकि इसमें जितना करंट देंगे तो सबको क्या करेगा कि मतलब यहाँ पे जो इसका प्रतिरोध उच्च है तो सारे करंट को क्या करेगा, यहाँ पर जमा करके रखेगा और एकदम से पूरा हीट कर देगा, ठीक है। तो हीट कर देगा, तो जब हीट आएगा तो समझ जाए कि ऊष्मा निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़ कि इसका गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी गलनांक जो है उच्च, हाँ गलनांक उच्च होता है। तो गलनांक उच्च कहने का मतलब क्या है कि जल्दी गलता नहीं है, ये कहने का मतलब गलनांक, ठीक है। गलनांक नाम से ये स्पष्ट है, गलनांक यानी कि गलने का जो इसका अंक है, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब ये गलना शुरू होगा, ठीक है। तो इसका जो गलनांक है काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, जल्दी गल करके टूटता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध और गलनांक है क्या होता है, उच्च होता है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है कि उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब इसमें हम लोग करंट पास करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। और हम लोग इस पर जो खाना वगैरह आराम से रख करके बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वायर होता है किस चीज़ का होता है, नाइक्रोम का। काफ़ी इजी है, बस आप जो आपको जाकर के एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है जी। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि अति भारण किसे कहते हैं, अति भारण, ठीक है। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कह रहा है यदि किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्रोत से अधिक शक्ति के यंत्र लगा दिए जाते हैं, जैसे मान करके चलिए कि हमारे घर में जो करंट आता है वो 240 वोल्ट तक आता है, ठीक है। अब हम अपने घर में क्या किए कि एकदम से बहुत से ज़्यादा मान करके चलो कि 500 वोल्ट का कोई यंत्र लगा दिए हैं, तो क्या होगा कि इससे जो अधिक विद्युत ऊर्जा का खिंचाव करेगा, ठीक है। तो अगर अधिक विद्युत ऊर्जा का खिंचाव करेगा तो हमारे घर में जो विद्युतीय यंत्र लगे हैं, तो विद्युतीय यंत्र का तो खैर छोड़ो, सबसे पहले हमारे घर के अंदर आता है स्विच। ये क्या है, स्विच। तो अगर स्विच से मान के चलिए कि 240 वोल्ट से ज़्यादा आना शुरू किया और हम स्विच लगा चुके हैं नॉर्मल वाला, तो ये स्विच का जो तार है वो क्या हो जाएगा, गल करके टूट जाएगा, ठीक है। तो गल करके टूट जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं अतिभारण। कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्रोत से अधिक शक्ति के यंत्र लगा दिए जाएं तो परिपथ में अधिक विद्युत धारा का खिंचाव होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अतिभारण। और ऐसा केसेस में क्या होता है कि हमारा जो स्विच वगैरह है वो जल करके टूट जाता है, ठीक है जी। तो अतिभारण का सीधा सीधी मतलब है कि जितना हम लोग को करंट आ रहा था तो उससे अब कई ज्यादा गुना जो है करंट का खिंचाव होने लगता है, तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं अतिभारण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में क्या करें कि कूलॉम के नियम को लिखे। तो कूलॉम का नियम के अनुसार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बर्मा क्लास में भी जो है पूछा जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूलॉम के नियम के अनुसार
देखो क्या करा है कि दो आवेशों के बीच, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये और ये जो है दो आवेश है, इसको मान लेते हैं Q1 है और ये हमारा जो आवेश है ये Q2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो हम मान लेते हैं कि दो आवेश जो है R डिस्टेंस पर है, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस पर है? R। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो आवेश है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का जो दूरी है वो R है। तो कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F है, ठीक है। तो लगने वाला बल जो है उसके मानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, यानी दोनों आवेश जो है इसके मानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, यानी कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 इंटू Q2, कि कुछ ने क्या कहा है कि इसके मानों यानी कि आवेश के मानों का गुणनफल का सीधा समानुपाती, ठीक है जी। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और साथ ही साथ जो बल है वो कैसा लगेगा? वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी का वर्ग कर दीजिए तो R², ये हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा Q1 गुने Q2 और बटा में क्या हो जाएगा? R², ठीक है। अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो F इक्वल्स टू K लिख देते हैं, ऊपर में Q1 इंटू Q2 और बटा में R², ठीक है। तो यही हमारा क्या है? तो कूलॉम का नियम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 बटा में R²। इसको हम कैसे बोलते हैं? तो बोलते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि F जो है वो क्या है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती और दूरी का क्या है? वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर किसी भी नंबर्स का जो आ सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। सो ये जो टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया, ये आपके जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कॉपी पर उतार करके याद कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।